छत्रपति साहू जी महाराज पहले तरह के लोगों में हैं जो इस दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए जिन्होंने प्रयास किया। जब हम छत्रपति साहू जी महाराज के नाम पर गोष्ठी करते हैं या ज्योतिराव फुले के नाम पर, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर, या इनका नाम लेते हैं हम किसी भी विषय में, या अन्य जो महापुरुष हुए हैं जो दुनिया की वास्तविक समस्याओं को हल करने के लिए जिन्होंने विचारधारा दी है, तो हम लोगों के दुख दर्द कम करने में सहयोग कर रहे होते हैं। और जब हम दूसरी तरफ के लोगों के किसी सावरकर की गोष्ठी मनाए, जयंती मनाए, या गोडसे की मनाए, या गोलवलकर का नाम लें, या इस विचारधारा के लोगों का नाम लेते हैं, तो हम लोगों के दुख दर्द बढ़ाने में सहयोग कर रहे होते हैं, क्योंकि वो विचारधारा नफरत की विचारधारा है। आप जब अध्ययन करेंगे तो ये पाएंगे कि दुनिया के इतिहास में, केवल हमारे देश में नहीं, दुनिया भर में जो शोषक तत्व हैं, जो शोषण करने वाले हैं, अन्याय करने वाले हैं, उनमें पूंजीपति, सामंतवादी, राजा महाराजा और धार्मिक पाखंडी, ये सारे आपस में हाथ मिलाए रहते हैं, एक दूसरे का मदद करते हैं। और जो शोषण का विरोध करने वाले हैं वो इनके पाखंड का विरोध करते रहते हैं। मैंने एक घटना पढ़ी थी, हमारे उत्तर प्रदेश में एक नेता हुए रामस्वरूप वर्मा जी, जो कई बार विधायक रहे, मंत्री रहे। वो पाखंड के खिलाफ बहुत बोलते थे, प्रगतिशील विचारधारा की बातें करते थे। तो एक बार बनारस के पंडे इकट्ठे होकर उनके पास आए, दारुल सफा में लखनऊ, उनके जो उन्हें आवास मिला हुआ था उसमें। उन्होंने कहा कि हम, वर्मा जी, आप बहुत बोलते हो हमारी धार्मिक विचारधारा के खिलाफ, हमारे देवी देवताओं के खिलाफ, हम आपसे शास्त्रार्थ करना चाहते हैं। तो रामस्वरूप वर्मा जी ने कहा कि भाई मैं तो शास्त्रार्थ के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आप शास्त्रार्थ कर पाओगे, आपको शास्त्र का ज्ञान भी होगा। तो वो और ज़्यादा नाराज हो गए, बोले आप हमें चैलेंज कर रहे हो जो हमने इतना अध्ययन किया ग्रंथों का। बोले नहीं, मुझे लगता है। बोले पहले आप शास्त्र की परिभाषा समझो। शास्त्र उसे कहते हैं, उस पुस्तक को शास्त्र कहते हैं जिसके अनुसार व्यवस्था चल रही हो, जिसमें व्यवस्था चलाने के नियम लिखे होते हैं कि किस तरह समाज चलेगा, किस तरह राज्य चलेगा, किस तरह व्यवस्था चलेगी, किस तरह न्याय होगा, किस तरह संपत्ति का बंटवारा होगा। तो आज आपने हो सकता है प्राचीन शास्त्र पढ़े हो, लेकिन आज केवल एक शास्त्र भारत में है जिसे कहते हैं भारत का संविधान। अगर आपने उसके सारे अनुच्छेद पढ़ रखे हैं और आपको उसका ज्ञान है और आप उस पर चर्चा मुझसे करना चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ। बोले ये हमारे शास्त्र थोड़ी, हमारा शास्त्र तो मनुस्मृति है, हमारा शास्त्र तो गीता है। बोले वो कालातीत हो चुके हैं, किसी समय उनका महत्व रहा होगा, आज के युग में कोई महत्व नहीं है। तो आज जो हमें दुनिया के दुख दर्द, अभी जो भाई कह रहे थे कि उसकी कास्ट सेंसस की बात की जाती है, जाति आरक्षण की बात की जाती है, जाति के नाम पर न्याय की बात, सामाजिक न्याय की बात, या जाति के नाम पर आरक्षण की बात इसलिए की जाती है कि जिस अन्याय को दूर करने के लिए बात की जाती है वो अन्याय भी जाति के आधार पर ही हुआ था। इस देश में ऐसी व्यवस्था बना के रखी गई, कृत्रिम जातियां मनगढ़ंत बना ली गई और उनके पेशे निर्धारित कर दिए गए और उन्हें मजबूर किया गया कि उस जाति का आदमी वही पेशा करेगा। जिसके पिता के हाथ में झाड़ू थी, उसके बेटे के हाथ में भी झाड़ू पकड़ा दी गई, और अगर उसने झाड़ू छोड़ने का प्रयास किया तो उनके ऊपर हमले किए गए, उन्हें तरह तरह से परेशान किया गया। तो ये इसलिए इनकी बात करना बहुत जरूरी है। जब हम छत्रपति साहू जी महाराज की बात करते हैं और हम ये देखते हैं कि लगभग 100 साल पहले उनके इतने क्रांतिकारी विचार थे और उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए कि उस समय उन्होंने बांध बनवाया सिंचाई के लिए। मतलब ये नहीं कि खाली एक धार्मिक क्षेत्र में या कोई जातिगत क्षेत्र में किसी जाति के लिए उन्होंने काम किया, उन्होंने अन्याय को दूर करने के लिए, दुनिया को, जैसा मैंने शुरू में कहा कि दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए, दुनिया के दुख दर्द दूर करने के लिए, प्रगतिशीलता को बढ़ाने के लिए, दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने तमाम काम किए, हर क्षेत्र में काम किए। उन्होंने उस समय बांध बनवाया,
उन्होंने कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की, उन्होंने बेटियों की शिक्षा के लिए बहुत जोर दिया, लड़कियों को पढ़ाने के लिए उनके लिए छात्रावास खुलवाए। उन्होंने दलित और पिछड़े जिनकी शिक्षा पर पाबंदी होती थी कि इन्हें एडमिशन नहीं मिलेंगे, इन्हें पढ़ने नहीं दिया जाएगा, उनकी पढ़ाई को जो उनसे पहले ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले शुरुआत कर चुके थे, उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। उन्होंने अपने दरबार में, अपने राज्य में नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गैर ब्राह्मणों के लिए उच्च पदों पर। उन्होंने देवदासी प्रथा को बंद करने के प्रयास किए, उसके प्रति जागरूकता पैदा की, सती प्रथा के खिलाफ जागरूकता पैदा की। उन्होंने बाल विवाह पर रोक लगाई और पुनर्विवाह का समर्थन किया, विधवा विवाह का समर्थन किया। उन्होंने जो पाखंड थे, जातिवाद था, छुआछूत सी, उसके खिलाफ अभियान चलाए, उसके खिलाफ जागरूकता पैदा की। संपत्ति का न्यायिक बंटवारा हो, इसके प्रयास किए। जो वेतन जो मजदूरों का वेतन था उसे बढ़ाया। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि वो इतनी प्रगतिशील विचारधारा के व्यक्ति थे कि अगर उनके विचारों पर ये देश चले तो देश की समस्याएं हल हो सकती हैं। लेकिन आज सबसे ज़्यादा चिंता की बात यह है कि जो छत्रपति साहू जी महाराज, ज्योतिबा फुले, बाबा साहब अम्बेडकर, मानवर काशीराम, मुलायम सिंह यादव जी और अन्य नेताओं के द्वारा, शरद जी, पासवान साहब, रामविलास पासवान जी, जो एक विचारधारा लोगों को देते थे और जिन्होंने पाखंड पर काफ़ी प्रहार किए, और महात्मा बुद्ध के टाइम से शुरुआत हुई पाखंड के, या फिर बीच में जो भक्ति काल आया उसमें कबीर, नानक, दादू, रैदास जैसे कवियों ने भी पाखंड के खिलाफ बहुत कुछ कहा, बोला। इन सब विचारधाराओं से, उनकी बातों से, उनके विचारों से जो एक जागरूकता आई और पाखंड काफ़ी कम हुआ, धार्मिक कट्टरता कम हुई, जातिवाद कम हुआ, जो जातियां दबाई गई थी, जिनके हक मारे गए थे, वो न्याय की तरफ अग्रसर हुई और लोगों के अंदर वैज्ञानिक सोच पैदा हुई, प्रगतिशील सोच पैदा हुई। अब पिछले कुछ समय से दोबारा वही हावी हो रही है और एक बड़ा मिशन, बड़ा अभियान बिल्कुल संस्थागत तरीके से उस पाखंड को बढ़ाने में योगदान दे रहा है, जिसमें हमारे मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है। मीडिया में अगर देखिए, मीडिया किसी भी समाज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, हम उसे अवॉइड नहीं कर सकते। कह तो देते हैं आमतौर पे कि मत देखो टीवी, मत देखो, या ये डिबेट मत देखो, ये फालतू की बात है, लेकिन देखते तो फिर भी लोग हैं। घुमाते फिराते चैनल कहीं ना कहीं रुक जाएंगे, या आजकल तो फ़ोन पे ही लोग देखते हैं। तो उसमें हम ये पाते हैं जब देखते हैं कि उसमें टॉपिक इसी तरह के रखे जाते हैं और चर्चाएं इस तरह की जाती हैं जिससे पाखंड को बढ़ावा मिला। एंकर कहते हैं कि डिबेट में कि जो मंदिर में जाएगा उस अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कोई कहता है कि भारत अकेला देश है दुनिया में जो पत्थर में प्राण डाल देता है, और राम का जो नाम लेगा उसका उद्धार हो जाए, राम के नाम से देश की इकोनॉमी सुधर गई। इस तरह के कुतर्क दिए जाते हैं। तो हमें बहुत जागरूक होने की जरूरत है। हम जो आज आप छात्र बैठे हैं, कल को देश का भविष्य आपके हाथ में है, कल को देश का नेतृत्व आपको करना है। अगर अलग अलग क्षेत्रों में आप काम संभालेंगे, आप में से कोई आईएएस होंगे, कोई आईपीएस होंगे, कोई वकील होंगे, कोई जज होंगे, कोई डॉक्टर होंगे, कोई इंजीनियर होंगे, कुछ नेता होंगे, उनमें से मंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। तो हमारी सोच स्पष्ट होनी बहुत ज़रूरी है। हमें बात समझनी चाहिए कि जो शोषक वर्ग है, जो हमारा हक मारता है, वो हमें फर्जी चीज़ों में उलझा के कि एक बार देवता और दैत्य इकट्ठे हुए, उन्होंने जो समुद्र का मंथन किया, फिर उसमें से 14 रत्न निकले, रत्न निकलते रहे, चंद्रमा भी निकला, गाय भी निकली, घोड़ा भी निकला, पेड़ भी निकला, विष भी निकला, अमृत भी निकला। मतलब फालतू की बात है, कोई वैज्ञानिक आधार है इन बातों का। और फिर हमें बताया जाता है इसे ज्ञान के शास्त्रों में लिखा हुआ है। वो शास्त्र फर्जी लिखे गए हैं। उन शास्त्रों के मानने से किसी को बहुत बड़ा लाभ है,
बहुमत का शोषण है, बहुमत का साथ अन्याय करने के लिए फर्जी बातें पैदा की गई हैं। इनका विरोध समय समय पर छत्रपति साहू जी महाराज जैसे लोगों ने किया है, और छत्रपति साहू जी महाराज जैसे लोगों ने जिनके साथ अन्याय हुआ है उन्हें न्याय देने के लिए हिम्मत की है, हौसला किया है, एक रास्ता दिखाया है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों के जन्मदिन पर, पुण्यतिथि पर इस तरह की गोष्ठियाँ करनी चाहिए, और हमें उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, निजी, इसमें किसी व्यक्ति का स्वार्थ नहीं, इसमें पूरे देश का भला है, इसमें पूरे देश की अच्छाई है। देश सुंदर तभी बनेगा जब ऊंच नीच खत्म होगी। अब जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे आया है उसमें बताया गया कि भारत के 1% लोगों के पास 41% प्रॉपर्टी है, 41% प्रॉपर्टी 1% लोगों के पास है, और नीचे के जो 50% है उनके पास तो मुश्किल से 10% से भी कम प्रॉपर्टी है। तो ये देश गरीब देश नहीं है, इस देश में धन की कमी नहीं है। देश की समस्या ये नहीं है कि हम निर्धन हैं, देश की समस्या ये है कि संपत्ति का समान बंटवारा नहीं है, देश की संपत्ति का ठीक से बंटवारा नहीं है, देश में भेदभाव किया जाता है हर चीज़ में। तो ये इस तरह की सोच हमें पैदा करनी पड़ेगी कि संपत्ति का मतलब, लोहिया जी कहते थे कि, एक बार मैं एक उदाहरण देकर फिर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, कि जब पंडित नेहरू के खिलाफ लोहिया जी चुनाव लड़ रहे थे तो नेहरू जी ने सभा की फूलपुर में और कहा कि एक लोहिया जी हैं, वो ये कहते घूमते हैं कि सबको बराबर कर दो, संपत्ति का समान बंटवारा कर दो। क्या भगवान ने भी सबको समान बनाया है? ये हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, क्या ये बराबर हैं? भगवान भी सबको बराबर नहीं बनाता। तो फिर उसके 1 या 2 दिन बाद लोहिया जी ने वहीं पर सभा की और लोहिया जी ने इसका जवाब दिया कि नेहरू जी यहाँ कह के गए थे कि समान, हम पहली बात तो हम समान करने की बात नहीं करते, हम असमानता को कम करने की बात करते हैं। यानी जो खाई है अमीर और गरीब के बीच में वो कम होनी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि बराबर नहीं हो सकते, हमें भी पता है। ज़्यादा से ज़्यादा जो इनकम है डेली की, उस समय उन्होंने कहा था 100 और 1000, 100 से कम नहीं, 1000 से ज़्यादा नहीं, ये महीने की इनकम ये होना चाहिए। लेकिन जो नेहरू जी कह रहे थे कि हाथ की उंगली बराबर नहीं है, तो हाथ की उंगलियों में थोड़ा थोड़ा अंतर है नहीं। अगर एक उंगली 1 फीट की हो जाए और एक उंगली 4 इंच की हो तो क्या मुट्ठी बन सकती है? तो हमें ये समझने की ज़रूरत है, ये जो असमान बंटवारा है ये सबसे बड़ी समस्या है, और हर जगह असमानता है, पदों में, नौकरियों में, शिक्षा में, यहाँ तक कि सम्मान में। सम्मान भी आदमी का सरनेम देख के दिया जाता है, ये इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। लोहिया जी कहते थे कि अगर हम किसी बड़े आदमी से, कार वाले से आप कह के बात करते हैं और रिक्शा वाले से तू कह के बात करते हैं तो फिर हम न्याय नहीं करते। हमें दोनों को बराबर सम्मान देना चाहिए, व्यक्ति की पहचान देख के या व्यक्ति की संपत्ति देख के, व्यक्ति का पद देख के या व्यक्ति का सरनेम देख के सम्मान कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मुख्य लड़ाई ये है कि संपत्ति का बंटवारा हो, सम्मान का बंटवारा हो, पदों का बंटवारा हो, शिक्षा में सबको अधिकार मिले, शिक्षा सबको मिले, शिक्षा महंगी ना की जाए। महंगी शिक्षा भी षड्यंत्र पूर्वक की जा रही है ताकि कुछ ही लोगों तक शिक्षा सीमित रहे। अब जैसे उदाहरण के तौर पे हम 2 उदाहरण दें कि आज भारत में लोकतंत्र है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन क्या सब चुनाव लड़ सकते हैं? चुनाव इतने महंगे कर दिए गए हैं कि लोकसभा का चुनाव 1-2 करोड़ रुपया जिसके पास नहीं होगा लड़ने की सोच नहीं सकता। तो सही लोकतंत्र तब होगा, या सही जो राजनीतिक न्याय की जो हमारे संविधान में कल्पना की गई है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय तब होगा कि फावड़ा चलाने वाला आदमी, मजदूरी करने वाला, रिक्शा चलाने वाला आदमी भी लोकसभा का चुनाव लड़ सके बराबरी में, सम्मान के साथ। तो या जैसे हवाई जहाज है, हवाई जहाज में किसी के बैठने की कोई पाबंदी नहीं, कानून तो रोकता नहीं है, कोई भी जाकर टिकट लो और बैठ जाओ। लेकिन क्या देश के जो 80 करोड़ लोग 5 किलो गेहूं के लिए लाइन में लगते हैं, उनमें वो हवाई जहाज में बैठने की सोच सकते हैं क्या? उनकी जेब में इतना पैसा है कि वो हवाई जहाज का टिकट खरीद सकें? तो सवाल ये नहीं है कि कानून क्या कहते हैं, सवाल ये है कि स्थिति क्या है, असलियत क्या है। तो हमें छत्रपति साहू जी महाराज जी को श्रद्धांजलि देते हुए, उनके विचारों से प्रेरणा लेते हुए, हमें कल जब हम यूनिवर्सिटी कैंपस से बाहर निकलेंगे तो समाज में इस बात के लिए प्रयास करना है कि
हर तरह की असमानताएं दूर हों, हर तरह की गैर बराबरी दूर हो, और ख़त्म ना हो तो कम से कम हो, गैर बराबरी कम से कम हो। आपने मुझे बुलाया, 2 बात कहने का अवसर दिया, और आपने बहुत ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।